Assalamu alaikum dears. How are you dears? I hope all of my viewers will be alright. So dears, as you all know that in the last topic we have we have studied the cytoskeleton. So today our heading of the topic is ribosome, and before going ahead I want to tell you people this would be the second last topic of your chapter called cell structure and function. There's the same process is usual. Before proceed ahead, we must know the another names of ribosome. Okay, राइबोसोम को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग व्हाट वी कॉल इट पैलेट पार्टिकल। इसको हम लोग पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। राइबोसोम का तीसरा नाम, इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। राइबोसोम का चौथा नाम, राइबोसोम के तकरीबन 6 से 7 नेम्स होंगे। ओके, तो राइबोसोम का जो चौथा नाम है इसको यूनिवर्सल ऑर्गेनेली भी कहते हैं। यूनिवर्सल ऑर्गेनेली भी कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, चलो ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली के भी कहते हैं। ऑर्गेनेली भी कहते हैं। 1 2 3 4 5। सो आपके पास राइबोसोम के 5 डिफरेंट नेम्स है। आपसे मुख्तलिफ सवालात में मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ तरीके से पूछ सकते हैं। दे मे आस्क यू व्हाट इज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, what is universal organelle, what is palate particle. Okay, these all questions may be asked, so you must know all the related names. आपको पता होना चाहिए जितने भी नाम है इन सब के बारे में। ओके, चलो राइबोसोम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं कि वाई इट इज कॉल्ड पैलेट पार्टिकल। राइबोसोम को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज पैलेट इन 1953। इसने राइबोसोम को प्रपोज किया। इसी वजह से राइबोसोम को क्या कहते हैं, पैलेट पार्टिकल कहते हैं। बिकॉज इट वॉज प्रपोज्ड बाय हूम, बाय पैलेट, ओविंग टू दैट इट इज कॉल्ड पैलेट पार्टिकल। ऑलराइट, okay, why it is called protein factory of the cell? I hope you all of you know कि आपके जो राइबोसोम है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसका वो है प्रोटीन बनाना। क्या फंक्शन है? प्रोटीन बनाना। तो इसका फंक्शन प्रोटीन है। तो आपके जितने भी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनता है, कौन बनाता है? द आंसर and only answer is your ribosome or your palate particle. Owing to that, it is also called protein factory of the cell. All right, let's come to another name. Why it is called universal organelle? Universal organelle इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है। इस बुनियाद पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यूनिवर्सल ऑर्गेनेली भी कहते हैं। एंड द लास्ट नेम नॉट द लीस्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली। मैं आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट पढ़ा चुका हूं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा चुका हूं। तो मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, 70s राइबोसोम होता है, और इसी तरह कुछ जो भी रिलेटेड थिंग्स है ना। तो राइबोसोम देखो, माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक ऑर्गेनेली है या नहीं? बिल्कुल,
और उसी तरह राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनेली है, तो ये एक ऑर्गेनेली के अंदर है, यानी एक ऑर्गेनेली के अंदर एक और ऑर्गेनेली, इसी वजह से इसको ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ऑल राइट, चलो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। आपके पास जो राइबोसोम है इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, द सेकंड पॉइंट, यानी राइबोसोम पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। आपके पास कुछ ऑर्गेनेलीज है, जैसे आपके पास सेंट्रियोल्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, राइबोसोम है, ये ऐसे ऑर्गेनेलीज जिसके कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका अपना मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में, उनमें मेम्ब्रेन्स थे, तो इस पर इसका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसी वजह से तो इसको क्या कहते हैं कि इट इज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। ओके, ट्राई टू बी हियर। ओके, try to be here. You are watching video, so your focus must not be someone else's place. Okay, please. Chalo, it is non-membranous organelle. It was proposed. It was proposed by George Pallet. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जॉर्ज पैलेट था। इन 1953 में उसने राइबोसोम को क्या किया, राइबोसोम को प्रपोज्ड किया। ओके, सो द पर्पस ऑफ दिस पॉइंट इज टू टेलिंग यू पीपल बाय हुम इट वाज डिस्कवर्ड, कि ये जो ऑर्गेनेली है ये किसने डिस्कवर किया। पूछिए आजकल जो एमडीके जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो यंग जनरेशन है ना, वो तो काफ़ी तेज़ है, तो उसके मुताबिक से एमडीके टेस्ट भी अभी इम्प्रूव हो रहा है, ऐसे इस वजह से थोड़ी चेंजिंग आ रही है। पूछते ये किस ने प्रपोज किया था, जॉर्ज पैलेट ने। कब किया था, 1953 को। ऑल राइट, अभी राइबोसोम के जो टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि आपके पास राइबोसोम के कितने टाइप्स है। राइबोसोम की बेसिकली आपके पास 2 टाइप्स है। ओके, कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक आपके पास जिसको हम लोग 70s राइबोसोम कहते हैं, और दूसरा हम लोगों के पास 80s राइबोसोम कहते हैं। 70s जो राइबोसोम है इसके भी अपने एक सब यूनिट होता है। सब यूनिट्स में जो है ना, एक लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है। इसके सब यूनिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके आपके पास एक 30s और दूसरा 50s। 30s सबको पता है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, सब यूनिट है। और ये आपके पास कौन सा है, लार्जर सब यूनिट है। किसका, 70s राइबोसोम का। 70s राइबोसोम कहाँ पे पाए जाते, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम होता है, आपके क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम होता है। आपके जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें कौन सा राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है। ये आपको यहाँ पे लिखो कि प्रेजेंट इन, चलो फिर मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा देता हूँ। 80s फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से। ओके, 80s राइबोसोम के भी आपके पास 2 सब यूनिट्स है। एक आपके पास 40s स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट है, और दूसरा जो है ना वो 60s है, ये
लार्जर सब यूनिट है। ये इधर एक पॉइंट, एक चीज क्लियर कर दो। कुछ स्टूडेंट से राइबोसोम के साथ इसके टाइप्स के साथ लिख लो कि नोट के तौर पर इट इज नॉट एडिक्टिव, इट इज नॉट एडिक्टिव। ये मैं आपको बोला हूं, पूरा बलूचिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कुछ के अलावा, वो इस चीज पर परेशान है। क्या परेशान है कि सर 30s को और 50s को अगर हम लोग ज्वाइन अप कर दे, एड अप कर दे, ऐड कर दे तो वो तो 80s बनता है, इधर तो आप बोले 70s है। और अगर 40s को और 60s को हम लोग ज्वाइन अप कर दे, एड अप कर दे, वो तो 80s बनता है, लेकिन वो तो 100s बनता है। इधर आपने बोले कि 80s, ये क्या मसला है? डियर्स, मैं आपको क्लियर अल्फाज में लिखवा चुका हूं कि इट इज नॉट एडिक्टिव। हम लोग इसको एड जमा नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर स्मॉलर और लार्जर, एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है, या फिर लिख लो कि एस का क्या मतलब है, स्वेडबर्ग यूनिट। चलो इधर लिख लो, S stands for Swedberg यूनिट। ये 10 का पावर -13 सेकेंड। ये टाइम का क्या है, यूनिट है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का क्या है, यूनिट है। सिर्फ इस वजह से, इस बुनियाद पर लगा है। और बात 30 और 50s की जो है ना, ये एडिक्टिव नहीं है, यानी इसको हम लोग ऐड बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग इसको ऐड नहीं करते हैं। इसके अंदर स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के अंदर कुछ आपके पास बाउंड्स होते हैं, जो मैग्नीशियम और उसके साथ मैग्नीशियम बाउंड्स होते हैं, या मैग्नीशियम आयन की मदद से वो जुड़ते हैं, या इसके अंदर साल्ट बाउंड्स होते हैं। ओके, इसके अंदर साल्ट बाउंड्स होते हैं। ये तब तक ज्वाइन अप होते हैं जब तक वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू कर देता है, तब तक वो ज्वाइन अप होते हैं। लिहाजा इस पॉइंट को आप क्लियर कर लो कि हम लोग इसको ऐड जमा बिल्कुल भी नहीं करते। ओके, ये 30s और 50s इसको जमा नहीं कर दो, ये एडिक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। ये जब ज्वाइन तब होते हैं जब फंक्शन शुरू कर देता है, तो 70s पर अपना फंक्शन शुरू कर देता है। इस वजह से मैं आपको बोला हूं कि ये ज्वाइन अप इसको प्लीज नहीं कर दो। ये भी अपना फंक्शन 80s पर शुरू कर देता है। तो आई होप वी हैव डन विद इट। सो ये तो आपको समझ में आया होगा कि इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। आपके राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या मसला है? चलो अभी इसके बारे में देखते हैं। राइबो का आपको, चलो न्यूक्लियो का मतलब है, इसमें आपके पास क्या है, आपके पास आरएनए है। आरएनए की भी 3 टाइप्स होते हैं। इसके अंदर कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है। प्लस क्या होता है, प्लस आपके पास प्रोटीन से, तो प्रोटीन। तो जो राइबोसोम है ये कॉम्बिनेशन है, क्या है, कॉम्बिनेशन है किस चीज का, आरएनए और प्रोटीन का। इसी वजह से इसको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। चलो अभी एक पॉइंट आप नोट कर लो, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में आरएनए का और प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो क्या है, डिफरेंट है। इन प्रोकैरियोट्स
मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई रिपीटर देख रहा है वो तो मेरे वीडियो को 2 के या 1.5 के स्पीड से देख सकता है। ओके, इन प्रो, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर्स मेरे सामने बैठे हुए तो उनको भी चलाना पड़ता है। इन प्रोकैरियोट्स rRNA, percentage of rRNA is percentage of rRNA is 60%, while protein is 40%। और आपके पास इन यूकैरियोट्स परसेंटेज ऑफ एंटागोनिस्टिक हो जाता है। एंटागोनिस्टिक से क्या मुराद है? प्रोकैरियोट में आरआरएनए का परसेंट 60% होता है और प्रोटीन का क्या है 40। इसको एंटागोनिस्टिक कर दो, इसको अपोजिट कर दो तो परसेंटेज ऑफ प्रोटीन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और आरआरएनए का प्रोटीन परसेंटेज 40 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ आरआरएनए is 40% and protein is 60%। I hope we have done with it। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये तो समझ में आया होगा कि यूकैरियोट में इसका जो परसेंटेज आरआरएनए कितना परसेंट होता है 40% होता है और जो प्रोटीन है वो 60% होता है। एंटागोनिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट से। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। I hope you do not have problem, any type of problem। चलो इसको मिटाते हैं, एक और चीज के बारे में बताते हैं कि आपके पास जो राइबोसोम है वो ये प्रोटीन कैसे बनाता है, ये किस तरह बनता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। चलो, आपके पास राइबोसोम जो है ना, इसको मैं अगर इस तरह स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये इसको आप क्या कंसिडर कर लो mRNA कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो? mRNA कंसिडर कर लो। तो जब mRNA पर मैनी राइबोसोम्स क्या हो जाए अटैच हो जाए, जब mRNA के साथ मैनी राइबोसोम्स अटैच हो जाए तो फिर ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर ये इसका स्मॉलर, ये इसका लार्जर यूनिट, ये इसका स्मॉलर, ये इसका लार्जर यूनिट, ये स्मॉलर, ये लार्जर यूनिट। किस पर? mRNA के चेन पर। mRNA के चेन पर क्या हुआ 1 राइबोसोम 2 3। जब mRNA पर 2 या 3 या कुछ जो है ना वो राइबोसोम्स क्या हो गए अटैच हो गए, तो फिर इसको हम लोग पॉलीसोम कहते हैं या इसका दूसरा नाम पॉली राइबोसोम कहते हैं। व्हेन, ये पॉइंट लिख लो, व्हेन many ribosomes attach, when many ribosome attach with mRNA, then it is called पॉलीसोम। फिर इसको हम लोग किस नाम क्या कहेंगे, इसको हम लोग पॉलीसोम कहेंगे या इसका दूसरा नाम पॉली राइबोसोम।
पोली का मतलब है मैनी, राइबोसोम का मतलब है राइबोसोम। सही है। तो देखो जब मैनी आपके पास मैनी राइबोसोम्स एक mRNA स्ट्रिप पर अटैच हो गए तो इसके बाद आपके पास क्या शुरू हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। एक गिलास पानी पीते। Dears, I am really sorry for that, but I have throat problem. मेरे गले का इशू है, गले को सर्जरी की हुई है तो ज्यादा देर तक बोल नहीं पाता हूं। चलो, तो यहां पे आपके पास क्या पोलिसोम और पोलीराइबोसोम क्या करता है, इसका एक फंक्शन है वो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। पोलिसोम help in protein synthesis। अभी प्रोटीन में भी आपके पास राइबोसोम जो है ना, आप लोगों को मैंने बताया था कि राइबोसोम जो है ना वो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाता है। कितने टाइप्स के प्रोटीन बनाता है? 2 टाइप्स के। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं, और दूसरे को हम लोग नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं, नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि बाय होम इट इज सिंथेसाइज्ड। सी, सेक्रेटरी का वर्ड आया है तो इससे आपको पता चल रहा है कि यार ये वो जो ऑर्गेनेली बनाएगा जो सिक्रीट करता है अपने प्रोटीन को। मतलब अगर मैं आपको ईआर के बारे में बताऊं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो मेम्ब्रेन पे राइबोसोम पे RER पे जो है ना राइबोसोम थे या नहीं थे, तो RER पे वो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है तो वो सिक्रीट आउट कर देता है टुवर्ड्स योर पोस्टमैन ऑफ द सेल विच इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज को क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो ये कौन बनाता है, इसको आप नोट कीजिए कि सिक्रेटरी प्रोटीन is synthesized by ER। स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो फिर आप ब्रैकेट में RER भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करता है, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। चलो, अभी नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन आपके पास 2 टाइप्स को राइबोसोम होते हैं। ये किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या किसी ऑर्गेनेली के अंदर, किसी के ऑर्गेनेली के मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, मैट्रिक्स से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा हूं, स्ट्रोमा से मुराद क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूं, वहां पे प्रेजेंट होता है, या ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड लफ्ज जो है ना ये बिखरे हुए होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। जब ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती, इस तरह के जो राइबोसोम्स है वो जो प्रोटीन बनाता है वो सिक्रीट बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो खुद यूटिलाइज करेगा। क्या करेगा? खुद यूटिलाइज करेगा। तो नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन कौन से प्रोटीन होते हैं? वो प्रोटीन जो सिक्रीट आउट नहीं होते। कौन बनाता है? ये आपके पास साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स बनाते हैं। कौन बनाता है? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन्स are synthesized
बाय साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। यहां तक तो आप लोगों को बिल्कुल भी इश्यू नहीं होगा। यहां का अगर सिक्रेटरी प्रोटीन किसको कहते हैं, आप अगर डिफाइन करना चाहते हो कि दोज प्रोटीन्स विच सिक्रीट आउट, जो वहां से सिक्रीट आउट, जो सिक्रीट आउट होते हैं, इस तरह के प्रोटीन्स को हम लोग सिक्रेटरी प्रोटीन, यानी आपके आरईआर ने बनाया, वो सिक्रीट आउट हुआ, निकल गया, आरईआर से गया गोल्जी अपैरेटस तक, वो उस तरह के प्रोटीन जो सिक्रीट आउट बिल्कुल भी नहीं होते। आपके साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, वो खुद ब खुद उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। लास्ट थिंग, इट इज द मेन थिंग, आपसे कोई पूछ सकता है कि नंबर ऑफ राइबोसोम पर सेल कितने होते हैं, पर सेल में यूकैरियोट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि यूकैरियोट की मैं बात कर रहा हूं। यूकैरियोट्स में एक सेल में नंबर ऑफ राइबोसोम्स कितने होते हैं, ये आपके बलूचिस्तान बोर्ड में क्लियर कट में लिखा हुआ है। अगर आप थोड़े गौर से, थोड़े फोकस के साथ उसको रीड कर लो तो वहां पे लिखा है कि नंबर ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोट इज इक्वल टू हाफ अ मिलियन। अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये भी समझ नहीं आता है हाफ अ मिलियन का क्या मतलब है। यार मिलियन जो है ना, वो मैथमेटिक्स के जुबान में हम लोग 10 लाख को कहते हैं, ओके, 10 लाख मिलियन को कहते हैं। तो हाफ का मतलब है 10 को आप डिवाइड कर दो 2 से, 2 5 10। तो मैथमेटिक्स नहीं लाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। तो आप सिंपल याद रखो, आपके एक यूकैरियोटिक सेल में आपके राइबोसोम के नंबर कितने होते हैं, 5 लाख होते हैं। अल्लाह का कुदरत देखो, एक छोटा सा चीज जिसको हम लोग आम आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर सिर्फ राइबोसोम्स 5 लाख होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बहुत सी चीजें होती है, ओके। चलो, तो डियर्स, यहाँ पे हम लोगों का जो राइबोसोम का टॉपिक है ये वाइंड अप हो जाता है। तो एक और ऑर्गेनेल, कुछ 2 और ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे, फिर वीडियोस को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि एक और क्लास भी शुरू होने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलो, अभी 2 छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं जिसको हम लोग पेरोक्सिसोम कहते हैं, ग्लाइयोक्सिसोम कहते हैं। पेरोक्सिसोम और ग्लाइयोक्सिसोम का रीड करेंगे, फिर ये लेक्चर वाइंड अप करेंगे। पेरोक्सिसोम, सबसे पहला पॉइंट, जो पेरोक्सिसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। It is single membrane bond organelle। आपके पास जो पेरोक्सिसोम है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन है। फर्स्ट पॉइंट, यू मस्ट नोट इट, ऑलराइट। आपके जो पेरोक्सिसोम है वो कितना मेम्ब्रेन है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है। सेकेंड पॉइंट, इट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, इट वाज प्रपोज्ड बाय डीड्यू एंड co-workers। दो साइंटिस्ट थे जिसका एक का नाम क्या था, एक का नाम डीड्यू था और दूसरे का नाम co-workers था। तो ये दो जो साइंटिस्ट थे, इसने पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया कब, 1965 में।
जब पाकिस्तान और इंडिया जंग लड़ रहे थे तो ये साहबजादे क्या कर रहे थे, ऑर्गेनली वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो जिसकी उस खुशियों की वजह से उन लोगों ने एक और ऑर्गेनली को डिस्कवर किया जिसको हम लोग फरोगस्टॉर्म कहते हैं। अगर आपको इसका डेट याद हो रहा है तो पाक इंडो वार तो याद होगा, उसका डेट ना 1965, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट। चलो थर्ड पॉइंट, आपके जो फरोगस्टॉर्म है उसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ज्यादा होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें मैं लिख रहा हूं रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, रिच इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स का मैं नाम लिख लेता हूं, जैसा हम लोगों के पास कैटालेज है, डी कैटालेज है, डी अमाइनो एसिड, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, ETC। ये कुछ एंजाइम्स है जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहते हैं। अभी सवाल ये आता है कि व्हाट आर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, उसको छोड़ दो, आपके थर्ड चैप्टर उसका नाम ही है एंजाइम। वहां पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि फरोगस्टॉर्म में मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम, तो एंजाइम्स के भी अपने टाइप्स होते हैं, उससे फिर मैं उधर रिलेट करूंगा। सिर्फ इतना याद रखो, ये आपसे इतना वो रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी ऑर्गेनली नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखो कि फरोगस्टॉर्म में क्या क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेन पॉइंट है, फरोगस्टॉर्म को फरोगस्टॉर्म क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड फरोगस्टॉर्म। फरोगस्टॉर्म को इट इज कॉल्ड फरोगस्टॉर्म, इसको हम लोग फरोगस्टॉर्म कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट डीकंपोजेस, ये डीकंपोज करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, किसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, फरोगस्टॉर्म जो है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड की ब्रेक डाउन करता है, डीकंपोज करता है। इसी बुनियाद पर इसको फरोगस्टॉर्म लिखा है। ये आपके बलूचिस्तान बोर्ड में क्लियर लिखा है कि इट इज कॉल्ड फरोगस्टॉर्म ओविंग टू द बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इन द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका रिएक्शन अगर मैं आपको लिखवाऊं कैसे डिकंपोज होता है, H2O2, तो इससे वाटर बनता है प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन। इस हाफ का मतलब है O2 जो है ना, O2 का एक ऑक्सीजन तो उधर चला गया, एक बाकी। चलो इसका लास्ट पॉइंट, एक सेल में फरोगस्टॉर्म का नंबर कितना होता है, ओके, नंबर ऑफ फरोगस्टॉर्म, नंबर ऑफ फरोगस्टॉर्म ranges from 70 to 100। एक सेल में आपके पास जो फरोगस्टॉर्म का नंबर है वो 70 से लेकर 100 तक होगा। मुझे सभी कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है कि कोई सख्त होगा, ये बहुत आसान ऑर्गेनली कुछ पॉइंट्स है, वी हैव डन विद इट। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट ऑर्गेनली ऑफ दिस वीडियो विच इज कॉल्ड ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम का फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, ये आपके पास कहां पे फाइंड होगा, हम लोग इसको कहां पे फाउंड, ये फाउंड होता है, इट इज फाउंड इन लिपिड रिच सेल, जहां पे लिपिड ज्यादा होगा, लिपिड रिच सेल्स एंड सीडलिंग प्लांट्स, जहां पे आपके पास क्या ज्यादा होगा,
लिपिड ज्यादा होगा वहां पे आपके पास ग्लाइकोसोम्स प्रेजेंट होगा। ओके, लिपिड और सीडलिंग प्लांट्स में लिपिड रिच सेल में ये प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है 2 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। डियर्स, इसके अंदर भी कुछ क्या है, कुछ एंजाइम्स है जो जैसे डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ये इसमें भी ग्लाइकोसोम में भी प्रेजेंट है। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो क्या करता है, जो लिपिड को कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। इट कंटेन्स सम एंजाइम्स, इट कंटेन्स सम एंजाइम्स which helps to, और आप इधर आगे लिख लो, इधर मैं एरो लगा रहा हूं, टू कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करता है किस चीज को, लिपिड को, किस चीज में, इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। चलो, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग क्या, जो लिपिड को किस चीज में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते। इस तरह के साइकिल को, जिसमें ये एंजाइम्स लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते, इस साइकिल को ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कहते हैं। into carbohydrate, and such cycle is called, इस साइकिल को क्या कहते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कहते हैं। कौन सा साइकिल कहते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, तो आपको द साइकिल इन विच द एंजाइम्स प्रेजेंट इन ग्लाइकोसोम कन्वर्ट्स द लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट, सच अ साइकिल इज कॉल्ड ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। इसमें बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान बातें हैं। आई होप वी हैव डन विद इट, देयर इज नो circumstance in this thing, okay? Please note it down, take care of it. Inshallah, I will be meeting you people in next video.